तो कुमार गौरव, यहाँ पर क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ चुनौतियां हैं इस बजट को पेश करने के बीच, इकोनॉमी को सहारा देने के लिए विकल्प यहाँ सरकार के पास सीमित है और उस बीच चुनावी साल भी है। और बात अगर यहाँ पर फ्रीबीज की होती है, उसके खतरे को भांपते हुए इकोनॉमिक सर्वे में जो संकेत दिए गए हैं, तो क्या केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के लिए इस बार कुछ खास नहीं होगा? ये पॉसिबल है? देखिए, बिल्कुल चुनावी राज्य है और जाहिर तौर पे कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होती है उसके सामने ये चुनौती होती है और जाहिर तौर पे राजनीति को ध्यान में रखते हुए चुनावी राज्यों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक फ्री बीज का सवाल है, आज की तारीख में चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से चल रही फ्री बीज हो या फिर राज्य सरकारों की तरफ से चल रही फ्री बीज हो, वो अब एक राजनीतिक मजबूरी हो चुकी है। उसको बंद करना बहुत ही मुश्किल दिखता है और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो या विपक्ष की पार्टियां हो, कोई भी ये रिस्क नहीं लेना चाहता। और जहां तक आपने चुनावी राज्यों की बात की, जाहिर तौर पे लोकल स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च होता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो मेट्रो के विस्तार के लिए वहां पे ज्यादा फंड्स दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले आपने देखा कि पहली वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेन थी उसकी भी शुरुआत पश्चिम बंगाल से की गई। इसी तरह आसाम में फूड सिक्योरिटी से लेकर कनेक्टिविटी का जो मसला होता है उस पर सरकार लगातार इन्वेस्ट कर रही है। जब भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जा रहे हैं तो लगातार वहां उद्घाटनों का दौर आप देख रहे हैं। तमिलनाडु में भी यही है, सेमीकंडक्टर हब बनाने का प्रयास है केंद्र सरकार की तरफ से तमिलनाडु को, उसको और कैसे बढ़ाया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप किया जाए, इन तमाम चीजों पर सरकार का जोर रहेगा। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि चुनावी राज्यों को कुछ नहीं मिलेगा। चुनावी राज्यों को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में चुनावी राज्यों को सौगात देना सिर्फ एक राज्य चलाने या बजट पेश करने का मामला नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक मजबूरी भी है। क्योंकि एक दो महीने बाद मार्च अप्रैल में इन सभी राज्यों में आसपास ही चुनाव है, ज्यादा देर नहीं है एक से दूसरे राज्य के चुनाव के बीच में। तो ऐसे में ये आखिरी बजट होगा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले, तो इन राज्यों को सौगात मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोलकाता के लिए जैसे मैंने आपको मेट्रो का बताया, उसी तरह तमिलनाडु में कनेक्टिविटी और जो लेकिन यहाँ पर जो चुनावी राज्यों को देखते हुए जो नीतियां हैं वो सरकार की जारी रहेगी। इस बीच हमारे साथ जो तमाम मेहमान बने ही हुए हैं और जो बड़ी खबर आ रही है उसका भी रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, बजट ब्रेकिंग इस बीच अखिलेश यादव ने बजट का विरोध किया है। पहले सरकार को घेर रहे थे, अब इस बजट का विरोध कर रहे हैं। कॉर्पोरेट के लिए, जनता के लिए ये बजट बनाया गया है। अखिलेश यादव अपनी बात को दोहराते हुए बिहार के किसानों के लिए बजट आवंटित करें, ये मांग रख रहे हैं अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी समेत तमाम कई विपक्षी नेता हैं जो इस वक्त बजट का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें संसद परिसर के बाहर से आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बकायदा पोस्टर लिए आप देख सकते हैं विपक्ष के कई नेता इस वक्त बजट का विरोध कर रहे हैं। ये देखिए, सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए ये बजट बनाया गया है। ये पोस्टर्स यहाँ पर, बजट फॉर द पीपल नॉट फॉर द कॉर्पोरेट। इंद्रजीत के पास भी हम चलेंगे, हमारे साथ मुंबई से लगातार बने हुए हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आ रही हूं क्योंकि सिद्धार्थ, यहां पर बार बार जिक्र मदर ऑफ ऑल डील्स, जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच जो डील हुई है उसको लेकर लगातार जिस तरह से बताया जा रहा है कि 200 करोड़ की मार्केट यहां पर तैयार होगी, मैं ये समझना चाहूंगी कि इसका एक डायरेक्ट बेनिफिट तो यहां आम आदमी को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह कि जो ट्रंप टैरिफ का जो एक हवा बना हुआ है, क्या उसकी काट मिल गया है क्या इंडिया को? सिद्धार्थ जी देखिए, पहले क्वेश्चन पे डायरेक्ट ट्रांसफर या फिर डायरेक्ट बेनिफिट को नजर में नहीं रखते हुए हम लोग एक बार अगर लॉन्ग टर्म पे फोकस करें तो एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ केयर के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए काफी महत्वपूर्ण संभावनाएं पैदा हो रही हैं। खास करके अगर हम लोग ईयू को देखें तो ईयू बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो वहां से जो भी हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर आता है या फिर टेक्निकलिटीज में जो भी टेक सपोर्ट हमें वहां से मिल सकता है, वो एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है इंडिया को या भारत को एक नक्शे में लाने के लिए, ताकि वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का जो शुरू से रवैया रहा है कि इंडिया को एक बहुत बड़ा मेजर हब बनाना है, ग्लोबल हब बनाना है, उसमें एक ये सही कदम है। जहां तक यूएस का टैरिफ का सवाल है, आप देखिए कि कुछ टैरिफ ऐसे हैं या कुछ टैरिफ
एक लिमिट के बाद इतने ज्यादा हो चुके हैं या हो रखे हैं कि वहां पर ट्रेड हो पाना तो नामुमकिन है। इसलिए आने वाले कुछ समय पे, हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ही जरूर एक मिडिल ग्राउंड पाया जाएगा, मिडिल ग्राउंड लिया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारतीय नागरिक के लिए भी एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ मनन जोशी भी मौजूद हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट, क्योंकि अब तो 15 से भी कम मिनट या मेरे ख्याल से 12 मिनट अब रह गए हैं। मनन जोशी जी, कुछ धड़कनें तेज हो रही हैं दिल की? बिल्कुल मैम, अभी जैसे हम सबको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर वो इंडिया अपनी कंट्री के लिए एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर रहा है। और इससे काफी सारी इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई है, जैसे स्टील, सीमेंट, काफी एमएसएमई, काफी फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ मोर देन 50 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। अगर सरकार ये पूरे सेक्टर को नजरअंदाज रख के एक अच्छा सा फंड अलोकेट करती है और एक सही पॉलिसीज फ्रेम करती है या ट्विक करती है, जिससे ये इंडस्ट्रीज में जो सस्टेनेबिलिटी दिखनी चाहिए अगले 1 साल तक, वो स्ट्रांग हो जाएगी। लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी स्ट्रांग होएगा और ये सेक्टर में और डेवलपमेंट काफी ज्यादा तेजी से होएगी। जो हम 2025 में गवर्नमेंट ने जैसे स्वामी फंड अलोकेट किया था, जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे उनको एक फंड से आज जो लास्ट माइल फंड मिला, तो आज काफी सारे प्रोजेक्ट्स में कंप्लीशन दिखा, काफी लोगों को डिलीवरी टाइम पे मिली। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इस इंडस्ट्री को काफी कॉन्फिडेंस तो उम्मीदें तो देखिए सभी सेक्टर्स की लगी हुई है, लेकिन संजीव, जो 100% का एक सवाल ये कि भाई आम आदमी की जेब में पैसा आना चाहिए। जो सरकार का दावा था अच्छे दिन आए, वही होना चाहिए, तो वो होगा या नहीं होगा, एकदम सरल भाषा में, क्योंकि अब कुछ ही मिनट रह गए हैं बजट पेश होने में। देखिए, प्रधानमंत्री का फोकस रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब इसके लिए रिफॉर्म सबसे पहला शब्द है, और अगर रिफॉर्म अर्थव्यवस्था में लाना है, सुधार लाना है, तो कुछ कड़े फैसले लेने पड़ेंगे आपको, और कड़े फैसले जो कि आधार बनेंगे भविष्य में। क्योंकि फौरी तौर पर अगर कोई फायदा मिल जाए हमें और आपको पूजा, तो वो आपको फायदा मिलता हुआ तो दिखता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी अदा करनी पड़ती है। सरकार क्या इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाती है, यानी कि आधारभूत संरचनाओं को बनाने में वो कितना एलोकेशन करती है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आखिरकार कुछ खड़ा होगा तभी तो जाकर के देश बड़ा होगा। कुछ बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, सड़कें बनेंगी, तभी तो पुल बनेंगे, तभी तो जाकर के हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो क्या उस तरफ जाता है सरकार का जो निवेश है? और दूसरी बात अपने आप में यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है, यानी कि जो खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को ड्राइव करती है, वो आखिर सरकार के फोकस में कितना रहती है, क्योंकि नौकरियां चलिए 10 मिनट और 5 सेकंड, उसके बाद देश का आम बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। 11 बजे का वक्त और पेपरलेस बजट देश के सामने होगा, और देखना होगा कि कितनी उम्मीदों पर खरा ये बजट इस बार उतर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। लगातार न्यूज़ 24 की नजर बजट पर बनी रहेगी, बनी रही हमारे साथ।